चीयर्स। ओह चीयर्स। चेक पे साइन कर रहा था। ये वाला साउंड सर, ट्रिपल ऑडियो होना चाहिए। संगीत। Cheers, cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। हाँ भाई, सर सी पैक दिखा दीजिए। एक मिनट। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए साहब आप। सर पहले आप ले लीजिए। अच्छा, दैट, हाँ, तब तक मैं खा भी दूंगा। आई लाइक इट। अब मैं इसे ले लेता हूँ सर, और मैं इसे वहाँ पहुँचाता हूँ, सीधे आजमगढ़ होते हुए बाया धौलपुर। ओह, मरियम नवाज भी शरीफ है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ ही है ना सर? तो उसने शरीफ होने की एक और पुख्ता सबूत पेश किया है। एक सर युवाओं के साथ वो मुखातिब थी, तो वहां पर उन्होंने उर्दू चेक करिए आप जरा इनकी। वहां पर उन्होंने एक योजना नहीं, गई उर्दू। अरे मैं शब्द ढूंढ रहा था, इसने गई उर्दू कर दिया। तो वो युवाओं के साथ संबोधित कर रही थी उनको, तो वहां पे हिंदी आ गई उर्दू, और हिंदी में वो खतरनाक वाली। तो वहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए बोला और युवाओं के अंदर जोश भरा कि पहले तो राजनीति में आप आइए, जुड़िए, देखिए। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको 1 लाख स्कूटी देने का वचन देते हैं, फैसला किया जो फ्री होगी। वचन ही मेरा शासन है। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। जो एकदम फ्री होगी, लेकिन लड़कों को 15,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी और 2,000 रुपये की किस्त होगी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इसमें फ्री क्या है? क्या सुनना फ्री था? स्पीच सुनना, जो युवाओं ने वहां सुना वो सुनना फ्री था, या ये परियोजना तो उन्होंने बता दी कि योजना में जो परियोजना है वो ये है कि 15,000 रुपये। इनके सारे चीजें ऐसी। देखो, मैं बता रहा हूं कि इनको आईएमएफ अलाउ नहीं करेगा फ्री बांटना। इन्होंने आईएमएफ से परमिशन नहीं ली होगी। मैं बता रहा हूं, आईएमएफ बोलेगा आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है फ्री बांटने के लिए, वो भी 1 लाख। तो इन्होंने बोला कि एक स्कीम निकालो। हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने ऐसी फंडिंग करी हो कि इसमें ब्याज ना लगे या इंटरेस्ट ना लगे या कुछ थोड़ा सा, बट ये फ्री तो नहीं है। उन्होंने फ्री अनाउंस करा था, मैंने भी सुना है ये। और हम पहले उनका सुन ले, उन्होंने क्या बोला। उनको तो इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। लड़कों को सिर्फ डाउन पेमेंट 15,000 करनी पड़ेगी और उसके बाद उनकी 2,000 महीना के करीब किस्त होगी। तो ये देखिए, ये भाई तो स्कैम है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ की हो सकती है सर? चाइना वाली? चाइना की होंगी, पाकिस्तानी थोड़ा ना, पाकिस्तानी सुई नहीं बनाते। कोई चाइना ने कोई बनाया हो, बोला सैंपल ले लो, चला के दिखवाओ नहीं सर, कैसी वो हो चलती है। सकता हो कि ऐसा भी हो कि उसमें पड़ता पेट्रोल हो। कहे इलेक्ट्रिक दौड़ता तो है ना पूरी बाइक के, उसमें तार तो लगे हुए, तो इलेक्ट्रिक तो हो गई, लेकिन पेट्रोल डाल के चलेगी। तो ज्यादा ही शरीफ लग रहा है। पर सर एक ही योजना को 2 बार कैसे आप बेच सकते हैं? मतलब ये परियोजना जो है इन्होंने एक बार और लागू की थी पिछले साल। हाँ, तब इन्होंने बोला था पाकिस्तान में पंजाब गेम्स करके कुछ चल रहा था, जहाँ की ये क्या बोलते हैं सर उसको, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री बोलते हैं, वजीर आला हैं। तो इन्होंने वजीर आला रहते हुए वहाँ पंजाब गेम्स में भी बोला कि जो विजेता हैं उनको हम इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। विजेता हो गए ज्यादा, 2200 जीत गए। तो वहां भी बोला था इलेक्ट्रिक बाइक देंगे फ्री, तो जीत गए 2200। फाइल गायब हो गई। हाँ ना, उन्होंने बोला कि कौन सी बाइक। I was joking। लोग जोश में जो है 2200 ही खेले थे, 2200 ही जीत गए। सारे ही जीत गए, हारा कौन? फ्री का नाम सुनते ही सर हाँ, 2200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2200 ही जीत गए। बोला लाओ कड्डो बाइक। तो वो फाइल जो है रफा दफा करनी पड़ेगी। इस बार फिर इन्होंने बोल दिया, पर इस बार जो है शर्तें लगा दी थोड़ी। वो बोलते हैं ना सर, वो टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसमें वो सर उनको जो है 1500 प्लस 2,000 का सर लगा। मुझे लगता है उन्हीं बाइक लोगों को फ्री बाइक देने का इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन खुद के लिए करोड़ों डॉलर का जहाज, आसिम मुनीर के लिए और इनके लिए, वजीर आला पंजाब के लिए करोड़ों डॉलर के हवाई जहाज खरीदे हैं।
वो अलाउड है, लेकिन आवाम देखिए सर, पहले 15,000 डाउन पेमेंट करेगी, फिर 2-2 हजार रुपए फ्री देगी। फ्री देंगे। सर मैं बस ये सोच रहा था कि मतलब देखिए सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, मुझे तो ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं दोनों के लिए नए जहाज क्यों आए? किन्हीं दोनों? यार छोड़िए, आगे चल। सर इशाक डार जो है चाइना गया था। लड़का बदमाश है। कौन सा सर? ये मैं इस पहलू में कमेंट पढ़िएगा, कमेंट में बताएंगे भाई लोग। सर इशाक दो मरियम के बारे में तो मैंने खोज की। हाँ, पंजाब में 2 मरियम हैं और दोनों का डॉक्टर डॉक्टर रिवर्स स्विंग हुई थी बॉल। वो कहते हैं ना कि बॉल रिवर्स स्विंग कौन सी होती है, बॉल जितनी पुरानी होती है वो रिवर्स स्विंग होती है। तो ये 2 मरियम जो है हवा में swing सर होती है। इशाक डार जो है गया था चाइना, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस 2026 अटेंड करने चाइना में। हाँ, भाई ने ट्वीट लिखा, मैं सही बता रहा हूँ सर, मुझे ना पहली बार जब वो ट्वीट देखा तो एकदम बता हैप्पी टू लीव, तो मुझे लगा पाकिस्तान छोड़ रहा है क्या ये। फिर लिख रहा है कि विद पाकिस्तान डेलीगेशन, फिर समझ आया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्फ्रेंस से निकलने पे बड़ा खुश हो रहा है कि चलो छुट्टी मिली। उसके बाद इतनी फोटो डाली है इसने कि उनसे ये ऐसे ही फर्जीवाड़े के लोग हैं। ये सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों जा रहा है? नहीं, ये जा ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हैं ये सही सवाल नहीं है। ये गए हैं चाइना मांगने के लिए। देखो, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान का क्या काम है? पाकिस्तान बोलेगा कि इसमें अगर हमें कुछ दे सकते हो तो दे दो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं प्रोड्यूसर। ये पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है। अभी क्लाइमेट का बड़ा पाकिस्तान में चल रहा है मामला। तो जब से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, ये सब जब हुआ तो पाकिस्तानियों को किसी ने बताया कि तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज क्या है? जो बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में, इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इतना ज्यादा कार्बन का उनका मामला है और इतना ज्यादा उन्होंने एनवायरनमेंट खराब कर रखा है, जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। उनको किसी ने ये स्टोरी सुनाई पाकिस्तान के अंदर ही। अब इनको लगा कि हम तो विक्टिम है, क्योंकि पाकिस्तानी विक्टिम की जो लिस्ट है वर्ल्ड में, उसमें नंबर 2 पाकिस्तानी है। नंबर 2 जो है वो पाकिस्तानी है। तो इनको लगा हम विक्टिम है और हम अपनी इस क्लाइमेट विक्टिमहुड से पैसा कमा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों ने एक्चुअली एक मंत्री शायद कोई नियुक्त कर दिया क्लाइमेट चेंज का, या कोई एडवाइजर मुशीर टाइप का कोई इन्होंने डाल दिया है बीच में, जो एडवाइस करेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें पैसा लाओ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के चलते मांग रहा है। क्या भिखारियों का मुल्क है यार। इनको हर चीज ये पता है। एआई में मैं बता रहा हूं, अभी आप इसकी पूरी स्पीच और जो भी इसकी बात हुई है चाइना से, अगर वो कभी सामने आती है, आ भी गई होगी, हमने फॉलो नहीं करा होगा, आप देख लेना, पक्का इन्होंने कुछ मांगा होगा। इनका वार खाली नहीं जाता भाई पाकिस्तानियों का, ये मत समझना। ये जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बहुत बुरा इनका कोई सीन हो गया तो कोई वादा लेकर आ गए है ना, कि आप कल पैसा देंगे, आज नहीं दे पा रहे, नहीं वादा करिए। ये खाली हाथ कहीं नहीं जाता। कसम खाइए, कसम खाइए, कुछ तो खिलाइए। और किस चीज की बैठक थी ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट तो है सर ये मांगने में, जो आप बता रहे हैं कैसे मांगना है, आप यही कहना चाह ये रहे हैं। पाकिस्तानी ये सोच रहे होंगे एआई से कैसे मांगे। एग्जैक्ट सेम लाइन था मेरे मुंह में। ये एआई से कैसे मांगे कि जल्दी काम हो जाए। और एआई हेलो चैट जीपीटी। एआई का कोई कटोरा हो सकता है सर? हाँ, एआई का कोई चिप विप लगा के उसमें ऐसा कटोरा अपने आप जाएगा और अपने आप लोगों से मांगेगा कि पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, हर एक देश में। वो कह भी रहे थे सर, एक बार कोई पाकिस्तानी कह रहा था कि ये आगे बढ़ो बाबा वाला सिस्टम नहीं होता ना तो हम करोड़पति हो जाते। कई बैठकों में जाते हैं, कटोरा कैसे करते हैं, तो बाबा आगे बढ़ो। अगर ऐसा लोग ना बोलें तो हम एक ही बैठक में तो इतना कमा लाएं। जो बड़े बड़े देशों की मीटिंगें होती हैं उसमें हम एक ही में इतना कर लाएं कि 2 साल तक बैठ के खाएं। पर वो जो लोग बोल देते ना सर, अरे बाबा आगे बढ़ो। पाकिस्तान यूएन का इतना मेंबर ही नुकसान हो रहा है सर। पाकिस्तान यूएन का मेंबर ही इसलिए बना हुआ है। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान अगर किसी और का भी मेंबर है, किसी भी बॉडी का मेंबर है पाकिस्तान, तो इसीलिए एक कमरे में वो अमीर लोग दिख जाते हैं, इनको ये बावले हो जाते तो ये बैन होना चाहिए सर, ये वाली लाइन जो है। कौन सी? आगे बढ़ो बाबा। आगे बढ़ो बाबा, उसमें तो बहुत नुकसान हो रहा, करोड़ों का नुकसान हो रहा। आगे बढ़ो बाबा। अगला सवाल। बाबा आगे बढ़ो बाबा। वो तो पापा है। नहीं, पापा नहीं, इसमें पापा ये कहेंगे बाबा आगे बढ़ो बाबा। अभी सर मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें फिर मुझे याद आ गया आपका डायलॉग, अब ये कौन है बे।
सर अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लीजिए। सर ये पाकिस्तान के ही एक सेनेटर हैं पुराने, कामरान मुर्तजा, ये कह रहे हैं कि उनके कुछ मित्र हैं बलोच से और ऊपर पीओके से, वो मुझे कहते हैं कि यार तुम पंजाब से हो और पंजाब जो है पाकिस्तान में गद्दार बनाने की फैक्ट्री है, और मुझे भी लोग गद्दार बोलते हैं। और साथ जो है ना गद्दारी का इल्जाम भी लगा दिया। पाकिस्तान में गद्दार बनाने की फैक्ट्री, और स्पेशली ये गद्दार बनाने की फैक्ट्री जो है ना बदकिस्मती से पंजाब में वाक़या है। मेरा भी लिस्ट है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के गद्दारों के नाम, कि मतलब मेरा भी नाम है उस लिस्ट में। ऐसा माहौल है देश में, पाकिस्तान में, कि हमें लोग गद्दार बोलते हैं। और मेरे को बोला कि पाकिस्तान में अगर जो गद्दार पैदा करते हैं तो वो ये यहाँ से पैदा होते हैं। मैं तो कहता हूँ लाहौरी हैं ये। अब ये पाकिस्तान का कोई बड़ा आदमी कह रहा है ना, मैं जब कहता हूँ लाहौरी लाहौरी तो फिर मुझसे कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा बोलते हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना इसमें कि लाहौरी ऐसा लाहौरी वैसे, फिर ये मुझे बोलते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे उस मिट्टी में, जो लाहौर की मिट्टी है, उसमें कुछ है गड़बड़। और ये 1947 के बाद गड़बड़ हुई है शुरू। वहाँ पे पार्टीशन के बाद ना उस मिट्टी ने राजा पैदा किए हैं, ठीक है। और वो पूरा जो एक इलाका था पंजाब का, अनडिवाइडेड पंजाब, वहाँ से शहीद भगत सिंह पैदा हुए हैं, लाला लाजपत राय पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद वहाँ पे पता नहीं घुन लग गई, क्या हुआ। अब ये कहने पे ये मजबूर हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो हमें कहते हैं कि गद्दार यहीं से पैदा होते हैं, यही तो बोल रहे हैं वो। तो जब मैं कहता हूं तब बुरा लगता है, अब ये खुद कह रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। और वही है ना सर, अभी वो डीएनए वाला मैटर चल रहा था ना, तो कई जो हैं पत्रकार महोदय वो डीएनए से पिनक रहे थे, पर मैंने उनको देखा सर, जब वो अपनी मन की बात कह रहे होते हैं ना तो बड़ा पंजाबी सी बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं पहले लगता नहीं मैनू तो उनका है तो सही सर, वो पंजाब वाला है अंदर अंदर, पर वो उसको। आप किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये बोल दोगे ना कि तुम्हारा डीएनए तो यही है, यहीं पे है, तुम किशन लाल की औलाद हो, फट से बोल देगा कि नहीं ये तो पंजाबी हमने यहाँ पे आके सीखी है। ओरिजिनली जो हमारे एंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद हमारे एक जमाने में जो आए थे वो तो अरब से आए थे, आजकल ईरान से आ रहे हैं वो। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं ट्रैवल। हाँ, ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बगल से ही आ पा रहे हूँ। आजकल ईरान से आ रहे हैं पाकिस्तानियों के बाप दादा। जो चाइना बेच रहे हैं हम खच्चर, वो खच्चर नहीं है, वो अरबी घोड़े हैं जो हमारे पुरखे लाए थे। हाँ वेल सर मैंने सुना है बड़े महंगे होते थे। वो कह रहा है हाथ, वो बेचारे के वो हाथ मिला रहा है आपसे। तो मेरे को करंट लग रहा है ना आजकल, मैं ऐसे कई चीजें कर नहीं रहा हूँ। ये तो हम दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो मिला लेता हूँ वरना बड़े जोरों करंट लग रहा है मुझे। अरे कल मुझे लग गया था करंट आपसे। यहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं ना सर बड़ा करंट है लड़के में, तो ऐसा वाला तो हो रहा है मेरे साथ। नहीं, सही बात है। और बताइए खैर सर, बिल्लो जरदारी भुट्टो जरदारी बिल्लो ने बोला है सर कि पाकिस्तान के देश की रक्षा करने वालों की सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर आर्मी हमारी रेड लाइन है। हाँ, रोज मार के खून बहा देते हैं मेरा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है जो इंशाल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाह क्या रहा है बिल्लो यार? पता नहीं सर, ये मंत्री बनना चाह रहा है, मुनीर ध्यान नहीं दे रहा है। ये करके घुमा के वहीं कर ये अच्छा कहा भी है सर कि कश्मीर और देश का रक्षा करने वाली हमारी रेड लाइन है। मैं वही सोचो, मार के खून निकाल दिया होगा इसका, क्या लाल ये रेड लाइन मेरी। सेना को कुछ ज्यादा ही सम्मान नहीं दे रहे ये लोग सर, जरूरत से ज्यादा। वो सर दरअसल सर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि श्री श्री गुलशन कुमार जी ने कहा था सर, मूवी का नाम था तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे है, तो ये वही तो नहीं है, कुछ बनना चाहे मंत्री। वो तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं कुछ गलत कहा। हाँ, तो वो गुलशन कुमार ने नहीं कहा था तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे दिल वाले मूवी में, तो ये भी कोई मंत्री बनना चाहे क्योंकि जीजा साला ये है नहीं कहीं से भी। एक साला है, एक फूफा, एक समधी है, भतीजा है, ये सब आपस में तार जुड़े होते हैं। कौन है वहां? कोई आया था? कोई तो आया था, चला गया।
गोफ्त ने खैर डरा दिया। हाँ, फिर? सर तो वही है वो। अच्छा सर, उसने सॉवरेंटी, नेशनल सिक्योरिटी, देश के मूल सिद्धांत, बड़े बड़े शब्द बोले हैं सर उसने। सर वो कैसे बोलता है? सॉवरेंटी बोलेगा तो कैसे बोलेगा सर? ऐसा नहीं है भाई, वो सर एक महामहिम का बेटा है सर, अब की मजाक उड़ा रहे हैं। किसका बेटा है? भूल गए। महामहिम। वही रिपीट कर दिया उससे। जर्दा का बेटा। खैर, ताहिर अंद्राबी का सर एक बड़ा तड़कता भड़कता बयान आया है। उनका एमईए का स्पोक्स पर्सन है। चश्मा निकाल के सुनता है, फिर चश्मा लगा के बोलता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया क्यों। वो बोला भाई, उससे पूछा गया कि जैसे टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, ये जापान की पीएम आई थी तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में था, कह रहा हमने इसका विरोध जताया है, तुम सच कैसे बोल सकते हो? तो जापान के क्या हो गया? अरे यार कुछ नहीं, फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरे मैं सवाल पूछ कर रहा हूँ, ये वाला मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। सर योगा से होगा ये सर, ये है फिटनेस पे ध्यान। योगा से होगा सर, ये मेरे लिए लागू मैं नहीं। फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। जब तक मुझे मेरी बेल्ट दिखती रहेगी मैं योगा नहीं करूंगा। आप बेल्ट मैं अपने पहन के कागज नहीं नहीं आते? दिखाऊंगा। इसके लिए बेल्ट पहन के नहीं आते, एकदम बेल्ट पहनूंगा दिखेगी मुझे, ना मैं योगा करूंगा। अच्छा बताओ ना, बताओ क्या है तो सर अंद्राबी क्या बोल रहा है? अंद्राबी बोल रहा है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था जिसमें कहा गया था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान और ये सारी चीजें हुई थी, हाँ, कह रहा है कि इसका हमने कड़ा विरोध जताया है। हमने जापान के राजदूत को बुलाया, अब बोला कि ये गलत है, सच नहीं बोल सकते आप। नहीं ठीक है, देखो जापान ने बोल दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने विरोध किया, उसकी जीरो वैल्यू है। मैं पाकिस्तानियों को यह पूछना चाहता हूं कि ये सब छोड़ो, जापान ने क्या बोला, भारत ने क्या बोला, तुमने क्या बोला, जरा उसके ऊपर जरा मैं तवज्जो चाहूं। नोश क्यों फरमाएंगे, तवज्जो चाहेंगे। अच्छा सॉरी, है ना? आज अब देखा ये उर्दू वाला बनता है, आज ये भी गलत मारता है सर, ये आइडिया से मारता है, ये भी उर्दू आइडिया से। मेरे को 2-3 बार फंसा दिया सर, और कई कमेंट भी आ रहे हैं सर कि प्रोड्यूसर के पैसे काटो, आपने बहुत दिनों से रोका हुआ है ना सर वो खाता नंबर। हाँ। मैंने प्रोड्यूसर के पैसे काटो का, मैंने बोला पीटो प्रोड्यूसर को। नहीं, आपने आजमगढ़ बोला वाला मैं 10 नंबर काटता हूँ, वो ऐसे अपना पॉइंट कुछ करते अच्छा, थे ना, हाँ। वो वाला भी चल रहा था कि नंबर काटो। हाँ वैसे मैं काटो जरा 5 पॉइंट प्रोड्यूसर के, मैं बता रहा हूँ बहुत क्यों, क्या हुआ, तुम्हारे पॉइंट कटने चाहिए। अब क्या पूछ रहा, अंद्राबी ने क्या बोल दिया कि गलत है, हम कंडेम करते हैं इन सबको। देखो कंडेम नहीं करते, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, तुम्हारा वो इस्लामाबाद टॉक्स का मेमोरेंडम था, क्या हुआ उसका? और जो शहबाज शरीफ, जरा दिखाना भैया, शहबाज शरीफ साइन कर रहा है, देखो गारंटी पकड़ रहा है शहबाज शरीफ सर ऐसे ट्रैक शॉट था पूरा, तो कैमरा घूम रहा है और वो साइन कर रहा है, साइन कर रहा है, शरीफ लिख रहा है, पूरा कैमरा यहाँ से आ गया, कैमरा यहाँ से बिल्कुल आ गया। और ये था कि भाई मैं गारंटी लेता हूं कि ये ईरान और अमेरिका फिर नहीं लड़ेंगे, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये गारंटी लेता है। जमहूरा पाकिस्तान। जमहूरा। सर इसी में मैं एक और जोड़ दूं, हाँ। वो है ना सर, कौन? अरे वो तारर, साजिद तारर, हाँ। तो वो बोल रही थी, वो अपने भाई से बात कर रही थी, दोनों बात कर रही थी, पंजाबी में भी बोलते ना सर वो, हाँ। कि हम जो शांति वार्ता करवा रहे थे, हाँ। हमको जान मानकर हटाया गया है। किसने हटाया? कतर ने और ओमान ने। उन्होंने ईरान को बोला कि हम आपको $6 बिलियन देंगे, जो ईरान के फंसे हुए इन देशों में, आप इसको हटाइए, पाकिस्तान को हटाइए, मतलब शांति वार्ता में से। तो ये कह रहे हैं कि हमें इन 2 देशों ने हटवा दिया, बड़ी अच्छी हम शांति वार्ता करा रहे थे। देखो अगर आपके पैसे मेरे पास फंसे हैं तो आप मुझसे ही बात करोगे ना। पाकिस्तानी ये चाहते हैं, मैंने साजिद तारर वाली बात सुनी नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों को पाकिस्तान में कहते हुए सुना है कि उसने, पहली बात तो ये है कि वो ईरान के ही पैसे हैं, ईरान के ही पैसे हैं। और वो जो मेमोरेंडम में वो जो था पूरा 11 पॉइंट थे, उसमें से ये भी था कि पैसे छूटेंगे इनके। तो ईरान किससे बात करे भाई? अगर ईरान के पैसे कतर के पास हैं, अगर ईरान के पैसे ओमान के पास नहीं, वो कतर के पास कैसे आए पैसे? वो जो $6 अरब थे वो एक्चुअली साउथ कोरिया के पास था। अच्छा। साउथ कोरिया ने छोड़ा,
कतर के पास, कतर को देना था ईरान को। बीच में हो गया 7 अक्टूबर जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ, वो फिर से फ्रीज हो गए। लेकिन वो पैसे आज की तारीख में भी कतर के पास पड़े हैं और वो ईरान के पैसे हैं। और भारत के पास भी ईरान के पैसे पड़े हुए हैं। 5 या 6 या 7 अरब डॉलर भारत को भी देने हैं और भारत के पास पड़े हुए हैं। पर स्विफ्ट पूरा जो मैकेनिज्म है देने वाला, वो इंटरनेशनली बैंड है। जिस दिन होगा उसके 48 घंटे के अंदर ले लो अपने पैसे, हमारे पास तो खूब पड़े हुए हैं। इंडिया का तो कुछ सर वो बार्टर वाला भी सिस्टम चलता है ना इन सब चीजों में। ये पैसे हैं अगेंस्ट समथिंग एल्स। ओके। आपने तेल खरीदा ना, आपने तेल खरीदा, यानी भारत ने ईरान से तेल खरीदा। जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा, भारत को पैसे देने हैं। पर जब भारत पैसे दे रहा था, और ऐसा नहीं, ऐसे 7-8 देश हैं, 7-8 देश हैं जिसको ईरान के पैसे देने हैं। अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने और दुनिया भर का जो भी हुआ था इनके ऊपर सैंक्शंस का, आप ईरान पैसे नहीं भेज सकते। एक तंत्र होता है ना पैसा भेजने का। आप ईरान डॉलर नहीं भेज सकते। यू कांट सेंड डॉलर्स टू ईरान, इट इज इम्पॉसिबल। आप भेज ही नहीं सकते। अमेरिका ने तार काट दिया, तो जिस दिन तार जुड़ेगा, जिस दिन बिजली पास होगी उसमें से, उस दिन भारत भी दे देगा पैसे। वही वाली क्या जो इनके बाइक में पास होने, वही वाली मरियम नवाज। पाकिस्तान तो ये कहता रहा था सर, इस हिसाब से मेरे कितने हुए। हाँ वही, उनको यही दुख होगा सर कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये ईरान कतर से बात करता है, भाई कतर से इसलिए बात करता है क्योंकि सीरियस, अगर आपको डिप्लोमेसी करनी है, सीरियस डिप्लोमेसी आपको करनी है, आपको कतर को बीच में लाना पड़ेगा। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। ये साजिद तारर और बाकी जितने भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, मैंने तो 1, 2, 3 का सुना है टेलीविजन पे, साजिद तारर का बयान मैंने नहीं सुना है। इनका एक्सपेक्टेशन कि पाकिस्तान कुछ करेगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया खास चीज के लिए। जब उसको लगा कि पाकिस्तान फेल हो गया है, तो माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये सब ये कहना उसने बंद कर दिया। बीच में उसने एक बार शहबाज शरीफ की तारीफ करी थी, कुछ दिन पहले। वो मामला भी फेल हो गया, उसने तारीफ करनी बंद कर दी। अब वो पूछ ही नहीं रहा शहबाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान नाकारा मुल्क है। पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है भी नहीं दुनिया को देने के लिए। पाकिस्तान क्या देगा? ये कहना कि साहब हमारा जो पीस प्रोसेस है वो पाकिस्तान आगे ले जाता, कैसे ले जाता, कैसे ले जाता, क्या कर लेता पाकिस्तान? कोई रोड मैप तो बताए कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता। पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पैसे पकड़ने के बाद जेडी वैंस इस्लामाबाद आया, और जब वो आ गया था, मुझे पहले 24 घंटे में पता लग गया था फेल होने वाला। उसके पहले भी मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं कि फेल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। लोग कहते नहीं आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो तो सच है कि नफरत करता हूं, लेकिन जो मैं एनालिसिस करता हूं उसका नफरत से कोई लेना देना नहीं। नफरत अपनी जगह है, नफरत जो है वो बड़ी प्योर चीज है, वो अपनी जगह है, एक चीज है वो, लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं करा। जो 80 साल में डैम नहीं बना पाए ढंग का, जो 80 साल में लोगों को बिजली नहीं दे पाए ढंग की, जो 80 साल में डेमोक्रेसी नहीं कर पाए ढंग से, अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाए, वो कह रहे हैं हम पीस करवाएंगे। क्या बेवकूफी की बात है। हाउ कैन यू बिलीव पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ फेलियर। पाकिस्तान हर जगह हर कदम पे फेलियर रहा है यार। पाकिस्तान कोई एक चीज बता दे, 1992 वर्ल्ड कप के अलावा पाकिस्तान ने कोई ढंग का काम किया हो तो, वो भी इमरान खान दे गया इनको वर्ल्ड कप, वरना इनके बस का नहीं था। कोई एक ढंग का काम पाकिस्तान ने किया हो तो, एक ढंग का काम, भीख मांगने के अलावा, टेररिस्ट पैदा करने के अलावा, अगर पाकिस्तान ने कोई किसी में सक्सेस देखा हो, ढंग का काम तो वो भी नहीं है, लेकिन सक्सेस, टेररिस्ट बनाने में सक्सेसफुल है पाकिस्तान। अभी मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी वो बयान दे रहा था, भाई वो कोई जापान में रहता है तो कहता है हमने जापान में रेस्टोरेंट खोला है, उसको कहते हैं इंडो। तो इंडो क्यों? इंडिया से क्यों इंडो? कह रहे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर आप बोलेंगे कोई जापानी नहीं आएगा खाने के लिए। लोग डरते हैं यार, लोग डरते हैं भाई, अंदर पता नहीं कौन मिल जाए, 5 4 3 2 1 लेट्स गो, कोई बटन दबा दे अंदर। वो कहता है मैं अपने जापानी दोस्तों को कहता हूं चलो पाकिस्तान, तो कहते हैं दहशतगर्द मुल्क है, हमें डर लगता है, नहीं जाएंगे, मार देगा कोई वहां पर। तो इनकी रेपुटेशन दुनिया में ऐसी है भाई। ये पीस मेकर कहां से बन गए? ये पीस मेकर है सर, ये पीस मेकर, यही काम जितना पैसा मिलेगा उसका एक कट मुझे चाहिए। सवाल और जवाब ले लेते हैं सर। हाँ, आप बोल रहे हैं सर कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है, या आपके ख्याल आते हैं। तो एक ऐसा ही बंदा पूछना चाह रहा है, ये शुभम है सर हरियाणा से, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि जिन ज़्यादा पावरफुल होता है या रूहानी ताकत है जो पाकिस्तान बनाता है? आप कहते हैं कुछ नहीं बनाता। देखिए रूहानी ताकतें और जिन अलग अलग जगहों पे काम आती हैं। अगर आपको भारत की एयरफोर्स को गिराना हो,
या भारत को हराना हो तो वहां पे रूहानी ताकतें आती हैं, फिर घोड़े दौड़ते हैं, मैदानों में घोड़े दौड़ते हैं, धूल उड़ती है, ये सब ये रूहानी ताकतों का काम है। युद्ध के दौरान जब जंग होती है तो रूहानी ताकतें आती हैं। जिन्न तब होते हैं जब बिजली पैदा आपको करनी होती है। तो इनके दो अलग अलग काम है, हम लोग कंफ्यूज, दोनों अपने अलग अलग काम है। जैसे रूहानी ताकतें बिजली पैदा नहीं कर सकती, जिन्न जो है वो हिंदू काफिरों की जो फौजें हैं उनको शिकस्त तुफाश नहीं दे सकती, वो बिजली पैदा कर सकते हैं। वो बिजली पैदा कर सकते, वो बिजली, जिन्न जो है वो बिजली पैदा करते हैं, और जो रूहानी ताकतें हैं वो जंग, आपकी सुरक्षा करती हैं बॉर्डरों पे, और जिन्न जो है वो आपको अंदरूनी जो समस्याएं हैं उनसे निजात जैसे एक ड्रोन है पाकिस्तान के पास, वो ड्रोन 100 किलोमीटर तक जा सकता है। पाकिस्तान वो ड्रोन फायर करता है और पाकिस्तान बुलाता है रूहानी ताकतों को, ए रूहानी ताकत आजा। तो उस ड्रोन के अंदर रूहानी ताकत चली जाती है और वो ड्रोन जो है फिर वो 500-600 किलोमीटर दूर जाके दिल्ली में लगता है। वो रूहानी ताकत इज लाइक बूस्टर, तो पीछे बूस्टर लगता है ना रॉकेट के, जो रॉकेट को ऊपर ले जाता है, वो रूहानी ताकत वैसा काम करती है। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अलग अलग, जैसे AK-47 फायर कर रहा है, उसके अंदर 30 बुलेट्स हैं, एमुनेशन है 30 का, राइट। आपने टर फायर करा, 25 निकल गए, फिर आपने ए रूहानी ताकतें, फिर प्रेस करा, फिर 25 निकल, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान वहां पे रूहानी ताकतों को इस्तेमाल करता है। जिन्न इज प्योरली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर ग्रिड मैनेज करता है। और कई मोर्चों पे पावर ग्रिड मैनेजर, और तब कई मोर्चों पर ठुकाई हो रही हो तो इसका मतलब रूहानी ताकतें अभी तक नहीं आई हैं, वो ऑन द वे है। मान लीजिए मैसेज ये चला गया कि आपके नॉर्थ में समस्या है, हाँ। और इधर कच्छ में नीचे से कुछ हो गया, हाँ। रूहानी ताकत उधर बिजी, इधर फंस गया मामला। रूहानी ताकत नहीं है, रूहानी ताकतें हैं। अच्छा, तो कुछ कुछ यहाँ पे भी हो जाता है, वो फिक्स यहाँ पे रेजिमेंट है सर एक अलग से। क्या है रूहानी रेजिमेंट, क्यों गलत क्या बोलता जिनके तो सर वो जो एक हमारे सीधे साधे सवाल होते हैं। एक बंदे ने कमेंट भी किया था सर, जिन से जो है जनरेटर बन रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान में बिजली बना दे रहे हैं। भारत में जनरेटर चलते हैं, वहाँ जनरेटर है। अगला सवाल शालिंद चंद्रा है अहमदाबाद से। इनका सवाल है कि दो मोर्चों पर जंग चल रही है दुनिया में। हाँ। एक तरफ रशिया यूक्रेन और एक तरफ ईरान जंग में है, हाँ। मतलब विज है सर। तो इसका ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। इसमें पहली बात तो कि इंडिया की इकोनॉमी पर क्या होने वाला है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। हाँ। इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरा इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सब सिचुएशन में। कैसे, जरा दोबारा बताइए एक बार। सर इनका एग्जैक्ट मैं पढ़ देता हूँ फिर सवाल। इस वक्त यूएस ईरान का जो वॉर है उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। रशिया इज ऑल्सो हैविंग हार्ड टाइम ऑन 2 मेजर वॉर्स are still on without any possible end in near future. It feels like another world war is waging and inflation will be very high. हाँ जी। What will be side effect of these wars on Indian economy and what Indian government first priority should be in this war? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। ट्रंप ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, दैट वाज नॉट थॉट थ्रू, सोच के नहीं करा। उसको लगा कि मैं आऊंगा, जब मैं पैदल चलूंगा पीछे से म्यूजिक बजेगा, फिर मैं 4 बम गिराऊंगा, फिर ईरानी बोलेंगे हम सरेंडर करते हैं, फिर हम बोलेंगे ठीक है। आपको ईरान को अटैक करना, नहीं अटैक करना, जो भी चीज है, अमेरिका का जो भी फैसला है, मैं उस फैसले पे नहीं जा रहा, उस फैसले पे मैं कमेंट नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है आपको ईरान के ऊपर जंग करनी है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन ढंग से तो कीजिए, ढंग से कीजिए। आपने एक बात नोट करी है, टुडे इज द 7th और 8th डे लगातार स्ट्राइक्स चल रही हैं सर। 7th जॉर्डन पे हुआ, कतर पे हो गया, बहरीन पे हो गया, अलग अलग जगह हो गया। कहां पे नहीं हुआ? सऊदी अरब पे नहीं हुआ। सऊदी अरब पे हुथियों ने मारा, ईरान ने नहीं मारा, यूएई पे नहीं मारा, और सबसे बड़ी बात इजराइल पे नहीं मारा। हाँ। आप इसको सोचिएगा, ये गेम क्या चल रहा है। इजराइल, मैं ये नहीं कह रहा कि कल इजराइल पे नहीं मारेंगे, मार सकते हैं कल इजराइल पे, कल हो सकता है इजराइल पे, लेकिन अभी तक 7 दिनों में इजराइल के ऊपर हमला नहीं करा, जबकि ये लोग कहते हैं कि इजराइल के ऊपर ही हमें हमला करना है। इन्होंने क्यों नहीं यूएई, जबकि सबसे ज्यादा मिसाइलें पहली बार किस पे पड़ी थी? यूएई के ऊपर।
जितनी मिसाइलें और ड्रोन यूएई के ऊपर पड़े, अब नहीं यूएई पे अटैक हो रहा है। सऊदी अरब पे वो हुथियों का वैसे अटैक नहीं हो रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग। मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, अब देखिए रशिया यूक्रेन का मुझे ऐसा लगता है 2026 के एंड तक खत्म हो जाएगा। और बहुत जरूरी है कि रशिया ये लड़ाई खत्म कर दे। जो भी मिल रहा है आपको, जो भी हुआ खत्म करो। डोनाल्ड ट्रंप को बीच में बैठाओ। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, उसको नोबेल प्राइज दो। जो आपकी 18-20% यूक्रेन की टेरिटरी अगर आपको मिलती है ठीक है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप अपने जो लॉसेज हैं उनको मैनेज करो। उसका कारण है लॉन्ग टर्म में जो चाइना है ना, वो रशिया को खा जाएगा। लॉन्ग टर्म में चाइना रशिया को खा जाएगा। और रिपोर्ट्स हैं रशियन इंटेलिजेंस की, एफएसबी कहते हैं उनका, एक महकमा है एफएसबी, जैसे यहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई भी हो, रॉ होती है, कोई भी होती है, वैसे रशिया में एफएसबी है। वो फॉरेन इंटेलिजेंस, एक जमाने में केजीबी होती थी, फिर जीआरयू होती थी एक टाइम पे, फिर केजीबी बड़ी फेमस है। कोल्ड वॉर में तो केजीबी थी, फिर बाद में नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ और 10 और चीजें चेंज हो गई। इशू क्या है यहां पे? सबसे बड़ा इशू ये है दोस्तों कि जो मैं इनको बता रहा हूं, अपने क्या मित्र का नाम है? शालिंद चंद्रा। शालिन SHALIND शालिन जी, ऐसा बड़ा यूनिक नाम है है ना, मैंने कभी नहीं सुना पहले। तो आप शालिन जी जरूर अपना नाम का मतलब लिखिएगा, बड़ा अच्छा लगा सुन के नाम। यार चाइना जो है ना, वो खा जाएगा रशिया को, क्योंकि रशिया अपने आप को वॉर की वजह से दुनिया से इतना कट ऑफ कर गया है। लेकिन सपोर्ट चाहिए। रशिया का तेल कौन खरीद रहा है? थोड़ा बहुत इंडिया, ज्यादातर चाइना। रशिया को लग रहा है सब ठीक है, ठीक नहीं है। चाइना ने रशिया को यह बोल दिया है कि जो तुम अपने रशियन को जिस रेट पे बेचते हो, रशियन सिटीजन्स को, उसी रेट पे हमें बेचोगे तब हम खरीदेंगे। और उनको पता है और कोई नहीं खरीदेगा। बहुत भयानक दिन आने वाले हैं अगर रशिया ने 1 आध साल में अपना सिस्टम क्लीन नहीं करा और पीस नहीं लाए, तो बहुत नुकसान हो सकता है। और जो सरकार को करना है सरकार कर रही है, वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की सरकार को क्या करना है। भारत की सरकार को हाई लेवल पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रोल आउट करना और पूरा ग्रिड बनानी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। आप अरबों डॉलर खर्च कीजिए, लाखों करोड़ों खर्च कीजिए और एक ग्रिड बनाइए। और किस तरीके से बनाएंगे, वो पेट्रोल पंप को कन्वर्ट करना है चार्जिंग स्टेशन पे, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पुराने एपिसोड में आप जाके देख सकते हैं। पर यही मैंने बताया, भारत में 1 लाख पेट्रोल पंप है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम होना चाहिए कि अगले 1 साल में करीब 1 लाख में से करीब 10,000 यानी कि 10% और खासतौर से जो कोको है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जितने भी हैं, आप उनको आदेश पास कर दो कि ये होने वाला है। बजट दो उनको 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ का, और बोलो करो। और इस तरफ सर एक कदम और बढ़ गया, कल हाइड्रोजन ट्रेन आ गई थी, विश्व की सबसे लंबी। बढ़िया है यार, करना चाहिए। सोनीपत से जीन चला रहे हैं। अभी तो बहुत छोटा उसका डिस्टेंस है, लेकिन धीरे धीरे जब जो देश यूज कर रहे हैं ना सर, वो 1-2 डिब्बे वाली है कोचेस, ये पूरा 10 का है। इसमें फायदा क्या है कि आपने शुरू कर दिया। अब जब आपने शुरू कर ही दिया है ये, ठीक है ना, जब आपने शुरू कर ही दिया, अब इस पे और रिसर्च होगी और इसको बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो आपको सिस्टम एक्सेप्ट करना अभी पड़ता है। तो भारत ने एक्सेप्ट कर दिया। इंडियन रेलवे का तो ज्यादातर सिस्टम अभी उस पे इलेक्ट्रिकल, उस पे तो कन्वर्ट हो ही चुका है। हाँ वो तो है। चलो ठीक है भैया, चलो ओके भैया, राम राम। राम राम। जय श्री राम।